नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त है फास्ट इन फैक्ट्स का। फास्ट इन फैक्ट्स में हम आपको दिखाते हैं दिन की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मेरे साथ हैं अदिति अवस्थी। नमस्कार। भारत और फ्रांस के बीच रफाल लड़ाकू विमानों के समझौते पर आज दस्तखत हुए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और फ्रांस के रक्षा मंत्री जीन वेस ली ड्रियान ने रफाल सौदे पर दस्तखत किए। करीब 59,000 करोड़ रुपए के इस समझौते के तहत भारत 36 रफाल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदेगा। अगले 3 साल में रफाल विमान की डिलीवरी शुरू होगी और 5.5 साल में सभी 36 विमान वायुसेना को मिल जाएंगे। I wish Rafale deal had taken faster and at least our squadron strength could have been built up and we should have had gone for more than at least 4 squadrons and not 2 squadrons. कांग्रेस की पिछली सरकार यही रफेल के 126 जहाज खरीद रही थी 90,000 करोड़ में। जब 126 जहाज 90,000 करोड़ में, तो फिर 36 जहाज 48,000 करोड़ में क्यों? रफाल लड़ाकू विमान आधुनिक मिसाइल और हथियार की प्रणाली से लैस हैं। इसकी रफ्तार 2500 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। रफाल में हवा में भी ईंधन भरने की क्षमता है। रफाल लगातार 10 घंटे तक उड़ सकता है। रफाल डील पर समझौता सबसे पहले यूपीए सरकार के दौरान हुआ था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे रद्द कर दिया। यूपीए शासन के मुकाबले मौजूदा समझौते में करीब 5600 करोड़ रुपए की बचत हुई है। मौजूदा समझौते से भारतीय कंपनियों को करीब 22,000 करोड़ रुपए का कारोबार मिलेगा। रफाल डील को भारतीय वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा सौदा माना जा रहा है। उरी आतंकी हमले के बाद राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बॉलीवुड में काम करने वाले पाकिस्तान के कलाकारों को देश छोड़ने की धमकी दी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की चित्रपट सेना ने पाकिस्तान के कलाकारों को देश छोड़ने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा नहीं करने पर उनकी पिटाई करने की धमकी दी है। साथ ही पाकिस्तान के कलाकारों वाली फिल्म ए दिल है मुश्किल और रईस की रिलीज रोकने की चेतावनी भी दी है। पाकिस्तानी कलाकार तो मार खाएंगे, इसके साथ में जो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है वो उनको भी पिटेंगे। शाहरुख खान की रईस और करण जौहर की ए दिल है मुश्किल, जिसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने काम किया है, वो हम रिलीज होने देंगे नहीं। अगर सरकार ने आने जाने पर रोक खत्म नहीं किया है, उस वक्त तक ऐसी हरकतें नहीं उठाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूँ। बॉलीवुड में इस समय फवाद खान, अली जफर और माहिरा खान जैसे पाकिस्तान के कलाकार सक्रिय हैं। गायकों में आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान और गुलाम अली अक्सर भारत आते जाते रहते हैं। शिवसेना और एमएनएस पहले भी पाकिस्तान के कलाकारों और खिलाड़ियों को धमकी दे चुकी है। एमएनएस की धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने कहा है कि जो विदेशी नागरिक सही दस्तावेजों के साथ भारत आए हैं, उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। बिहार में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के आरोपियों को शरण देने के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को नोटिस जारी किया है। सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के संदिग्ध और शार्प शूटर मोहम्मद कैफ के साथ दिखना तेज प्रताप यादव और मोहम्मद शहाबुद्दीन को महंगा पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में पूछा है कि क्या वो कैफ को संरक्षण दे रहे हैं। राजदेव रंजन की पत्नी आशा ने शहाबुद्दीन और तेज प्रताप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। इस मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। 4 महीने पहले ही सीबीआई को जांच सौंप दी गई थी, पर मिस्टर तेज प्रताप और मिस्टर शहाबुद्दीन के जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थे, उसकी वजह से सीबीआई ने आज तक इस जांच को नहीं लिया, जिसको कोर्ट ने गंभीरता से लेके सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। भाजपाइयों पे भी नोटिस जारी होना चाहिए। जिन जिन लोगों का तस्वीर है उनके साथ, उन पे भी नोटिस जारी होना चाहिए भाजपाइयों का। देश में राजनेताओं हो, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे फिल्म स्टार हो, वो किसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं उनको नहीं पता होता है, और हर आदमी के ऊपर चेहरे पे नहीं लिखा होता है कि वो क्रिमिनल है। 2, तीसरा चीज कि हर क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम जितना फेमस नहीं होता है जिसके कारण हम अवॉइड कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह भी कहा है कि वो राजदेव रंजन के मर्डर केस की जांच जल्द पूरी करे। साथ ही आशा रंजन और उनके परिवार को सुरक्षा देने का भी आदेश जारी किया है। 13 मई को सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की गई थी। हत्या से पहले राजदेव रंजन को कई बार धमकी मिल चुकी थी। राजदेव की हत्या में मोहम्मद कैफ संदिग्ध है। हत्या के बाद से वो फरार चल रहा था। मोहम्मद शहाबुद्दीन के जेल से छूटने के बाद वो स्वागत के लिए भागलपुर सेंट्रल जेल के बाहर खड़ा था। 21 सितंबर को मोहम्मद कैफ ने सीवान की अदालत में सरेंडर किया। फिलहाल वो जेल में है। मोहम्मद कैफ के खिलाफ सीवान में रंगदारी के भी कई मामले दर्ज हैं। केरल के कोझिकोड में आज से बीजेपी की 3 दिनों की राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हुई। उरी हमले पर असर यहां भी देखा जा रहा है।
उरी में आतंकी हमले के बाद उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रीय परिषद से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया जाएगा। बीजेपी एक प्रस्ताव के जरिए पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग कर सकती है। कल होने वाली रैली के दौरान पीएम मोदी भी उरी हमले को लेकर बयान दे सकते हैं। देखिए, संदेश पाकिस्तान को मिला है। रात में बच्चा पाकिस्तान का डरा हुआ है। एक जहाज उड़ता है तो उनके पत्रकार भी ट्वीट करते हैं, जहाज आया, जहाज आया। हमें भारत को सुरक्षित भी रखना है और उसके विकास की भी बात करनी है। जब सुरक्षा नहीं होगी तो विकास कैसे हो सकता है। बीजेपी के विचारक दीनदयाल उपाध्याय पहली बार 1966 में कोझिकोड में ही जनसंघ के अध्यक्ष बने थे। 2016 में सरकार दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी मना रही है। इसी की वजह से कोझिकोड को बैठक के लिए चुना गया। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में देश भर से बीजेपी के करीब 2000 नेता शरीक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए कोझिकोड पहुंचेंगे। कल रैली में भाग लेने के अलावा वो रविवार को राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी भाषण देंगे। पंजाब के मोगा से अकाली दल के नेता की शर्मनाक हरकत का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में अकाली नेता एक नर्स को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। मामला मोगा के एक प्राइवेट अस्पताल का है। आलमवाला गांव के सरपंच परमजीत सिंह और उनका बेटा गुरप्रीत सिंह एक मरीज का बिल बनवाने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। नर्स ने उन्हें 10 मिनट इंतजार करने को कहा तो नेताजी भड़क गए और नर्स के साथ मारपीट शुरू कर दी। ऊपर दी होगी, मेरे जोर की थप्पड़ मारे जेड़ा सीगा ते मैं फिर वो मुंडे ने थप्पड़ मारिया। गाना कड्ढणों नहीं हटदा सीगा, बहुत गंदियां गाना कड्ढियां। मुझे बात की हकीकत तो नहीं पता, लेकिन कहीं भी कोई गलती करेगा, चाहे कोई श्रोमणी अकाली दल का, चाहे बीजेपी का, या किसी और पार्टी, तो कानून सबके लिए एक है। पार्टी कभी भी ऐसी बात को सपोर्ट नहीं करती कि कोई भी, चाहे रूलिंग पार्टी का हो चाहे अपोजिशन का हो। मैंने अभी डीजीपी साहब से बात की है तो उसके ऊपर जो बनती हुई कार्रवाई जरूर होगी। नर्स रमनदीप कौर 5 महीने से प्रेग्नेंट है। उनकी पीठ और हाथ में चोट लगी है। पुलिस ने आरोपी परमजीत सिंह और बेटे गुरजीत सिंह को हिरासत में ले लिया। दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 451 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़ित नर्स के मुताबिक सरपंच और उसका बेटा नियमों के खिलाफ वीवीआईपी ट्रीटमेंट की मांग कर रहे थे। राजस्थान के माउंट आबू में अजगर के साथ सेल्फी लेना एक युवक को भारी पड़ गया। अभी देखना ये प्राइवेट अस्पताल का है। आलमवाला गांव के सरपंच परमजीत सिंह और उनका बेटा गुरप्रीत सिंह एक मरीज का बिल बनवाने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। नर्स ने उन्हें 10 मिनट इंतजार करने को कहा तो नेताजी भड़क गए और नर्स के साथ मारपीट शुरू कर दी। ऊपर दी होगी, मेरे जोर की थप्पड़ मारे जेड़ा सीगा ते मैं फिर वो मुंडे ने थप्पड़ मारिया। गाना कड्ढणों नहीं हटदा सीगा। सेल्फी वाली खबर में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली के विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर कल कुछ लड़कों ने देश विरोधी नारेबाजी की। उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। मामला बीती रात का है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक शराब के नशे में धुत होने की वजह से लड़कों को मेट्रो स्टेशन में घुसने से रोका गया। इसके बाद आरोपी लड़के सुरक्षा कर्मियों के साथ गाली गलौज करने लगे, फिर देश विरोधी नारेबाजी करने लगे। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने तीनों आरोपियों को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस ने बाद में तीनों को छोड़ दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीनों लड़कों से पूछताछ की। तीनों के परिवार वालों से भी संपर्क किया गया। एक लड़का सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, दूसरा दिल्ली एनसीआर की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जबकि तीसरा लड़का लखनऊ से लॉ कर रहा है। अगर पुलिस को लगता है कि तीनों ने शराब के नशे में नहीं जानबूझकर हंगामा किया है तो देशद्रोह की धाराओं के तहत केस दर्ज होता। कानून में देशद्रोह के लिए आईपीसी की धारा 124A के तहत केस दर्ज होता है, जिसमें अधिकतम सजा उम्र कैद है। आपको बता दें कि भारत के संविधान के मुताबिक देश के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी, हरकत या लिखित दुष्प्रचार को देशद्रोह माना गया है। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। मंगोलपुरी में दिन दहाड़े एक लड़की का घर में घुसकर गला रेत दिया गया। मामला दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके का है। आज सुबह 8:30 बजे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की ने दरवाजा खोला। एक व्यक्ति घर के अंदर दाखिल हुआ और उसने चाकू से लड़की का गला रेत दिया। लड़की की हालत गंभीर है। परिवार वालों का ये कहना है कि सपना को कई बार धमकियां मिलती थी। इस तरीके से उनके ऊपर कई बार मिर्ची वाला पाउडर भी फेंका गया है और जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है, पहले सुनिश्चित किया गया था कि लड़की घर में अकेली है। नहीं पता, वो मेरा लड़का आया था ना, जब उसने मुझे बताया सपना के ना किसी ने चक्कू मार दिया। जब मैं भागी जल्दी सी तो मेरी मौसी की लड़की से गोद में लेके बैठी थी, तो फिर मैं उसको रिक्शे में लेके भाग ली। घर में कोई नहीं था। किसी ने पता नहीं क्या सूचना दी किसी को कि भाई घर में कोई है नहीं है,
कहाँ का लड़का कहाँ का है हमें ये कुछ नहीं पता, लेकिन जब वो ये वारदात हुई 8 साढ़े 8 बजे के बीच मेरे जो घर में कोई भी नहीं था, वो लड़की अकेली सो रही थी। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में महिलाओं पर हमले के कई मामले सामने आए हैं। 20 सितंबर को दिल्ली के बुराड़ी में 21 साल की एक लड़की पर कैंची से 32 बार हमला किया गया, लड़की की मौत हो गई। 20 सितंबर को मंगोलपुरी में शादी से मना करने पर लड़की के घर में घुसकर एक युवक ने उसे 2 मंजिला मकान से नीचे फेंक दिया, लड़की की हालत गंभीर है। 18 सितंबर को इंद्रपुरी में शादी से मना करने पर एक शादीशुदा महिला की हत्या कर दी गई। पीड़ित लड़की का दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसकी हालत बेहद गंभीर है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ी संख्या में राज्य के नौजवान पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती के लिए पहुंचे। 77 दिनों से कश्मीर बंद है। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से ही श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी के कई इलाकों में तनाव है। ऐसे में ये 2 तस्वीरें अलगाववादियों और आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर रही हैं। पहली तस्वीर राजौरी की है, जहां कल बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के युवक और युवतियां बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल्स के लिए हो रही भर्ती परीक्षा में पहुंचे। दूसरी तस्वीर पुलवामा की है, यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर की पोस्ट के लिए हुई भर्ती परीक्षा में, और वो भी तब जब अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने भर्ती परीक्षा में शामिल न होने की धमकी दी थी। काफ़ी मौका मिल रहा है नौजवानों को, जो बेरोजगार थे उनको कम से कम नौकरी मिलेगी, उनका घर सब कुछ अच्छा चलेगा। ये काफ़ी फायदे वाली बात है, इस भर्ती से काफ़ी लोगों का भला हो रहा है। अगर लड़कियां चाहें तो बहुत कुछ करती हैं, कहते हैं कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सीने में जान हो, हौसले अगर बुलंद हो तो पंखों से उड़ान होती है। बस इसमें तकरीबन 1000 के करीब टोटल वैकेंसीज हैं, और जैसा आपने देखा है कि भर्ती के लिए राजौरी और पुंछ दोनों का ही बहुत ज़्यादा जज्बा है। राजौरी में पैरामिलिट्री फोर्स के कुल 1000 जवानों की भर्ती होनी है। राजौरी और पुंछ से 13,500 परीक्षार्थी पहुंचे, इनमें 500 महिलाएं थी। 6000 परीक्षार्थियों ने लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया है। अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने नहीं सोचा था कि पुंछ और राजौरी जैसे बॉर्डर इलाकों से पैरामिलिट्री